हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को खून पतला करने की दवा चल रही हो तो कौन कौन से एक्सरसाइज करते समय प्रिकॉशंस का उन्हें ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी एक्सरसाइज सेफ हो, ये आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे ताकि एक अवेयरनेस बन सके। बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स और बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज संबंधित पेशेंट्स खून पतला करने की दवा पर रहते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करते समय कुछ विशेष बातों का उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज उन सभी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए उन्हें भटकना ना पड़े। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि यदि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट ज्वाइन कर रहे हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन कर रहे हो, नई कोई भी तरह की आप एक्टिविटी अगर कर रहे हो अपने जिम में भी, तो ज़रूरी ये है कि एक बार आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आपके फिजिशियन, आपके कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार डिस्कस कर लीजिए। कई तरह की एक्टिविटीज़ जो है सेफ़ नहीं होती, कई तरह की प्रिकॉशंस होते हैं, कई तरह के हार्ट फेलियर के पेशेंट्स और ब्लड थिनर्स पर पेशेंट्स में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन बातों को यदि आप अपने फिजिशियन के साथ एक बार डिस्कस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की बॉडी की रिक्वायरमेंट और बीमारी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा ज़रूरी ये है कि लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ ज्वाइन करिए। जो भी एक्सरसाइज में झटका लगने का चांस या चोट लगने का चांस या जर्क लगने का चांस बहुत ज़्यादा हो, उनको अवॉइड करिए। सिंपल एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा, लो इम्पैक्ट एरोबिक्स, ऐसी चीज़ें करिए। बहुत ज़्यादा कूद फान वाली चीज़ या हाई रिस्क एक्टिविटीज़ या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जिसमें एक दूसरे से आदमी लड़ता है, चोट लगने के चांसेस हैं, कुश्ती है, रग्बी फुटबॉल है या बॉक्सिंग है, कराटे वगैरह है, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे चोट लगने का अंदेशा ज़्यादा है उनको आप अवॉइड करिए। हाई इम्पैक्ट एरोबिक्स वगैरह को अवॉइड करिए, बहुत ज़्यादा कूदने वाली एक्सरसाइज अवॉइड करिए। स्कीइंग जैसी एक्सरसाइज है, हेवी वेट लिफ्टिंग है, ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए, क्योंकि ये सारी ही चीज़ों में खून निकलने का चांस या ब्लीडिंग होने का चांस, जॉइंट्स पर डैमेज होने का चांस हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति खून पतला करने की दवा पर ऑलरेडी है तो उसको इससे नुकसान हो सकता है, उसको खतरा हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि जॉइंट्स के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, जिसे कंट्रोल करना कभी कभार मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी भी तरह की चोट से आपको बचना है, इसके लिए आप थोड़ा प्रिकॉशन वाइज काम करें, थोड़ी स्लो एक्टिविटीज़ करें, लेस चोट लगे ऐसी एक्टिविटीज़ करिए, और अग्रेसिव स्पोर्ट्स जहाँ पे अंदेशा है पहले से कि आपको चोट लग सकती है उनको अवॉइड करिए। जब तक आप प्रोफेशनल लेवल तक ट्रेन ना हो चुके हो या आपका रोज़ का काम नहीं हो तब तक वैसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करिए। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको जो भी एक्टिविटी करनी है उसमें प्रोग्रेशन धीरे धीरे करना है, यानी अपनी एफर्ट टॉलरेंस को धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर कोई व्यक्ति बिना अडेप्ट किए, बिना प्लान किए, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग किए बहुत अग्रेसिव स्पोर्ट्स या बहुत अग्रेसिव एक्टिविटीज़ करता है तो उन्हें चोट लगने का चांस ज़्यादा होता है, उनको इंजरी होने का चांस ज़्यादा होता है और उनको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा होता है, खासकर तब जबकि वो खून पतला करने की दवा पर पहले से रखा गया है वो व्यक्ति। तो वैसे व्यक्ति को जो भी एक्सरसाइज करनी है धीरे धीरे करके उसे प्लान करे, धीरे धीरे करके उसे बढ़ाए, और जैसे जैसे उसकी बॉडी परमिट करे, जैसे जैसे स्टैमिना बढ़ते जाए, अपनी एफर्ट्स को बढ़ाते जाए। सडनली बिना प्रैक्टिस किए, बिना कोशिश किए, बिना ट्रेन किए यदि आप पहले दिन से अगर मैराथन दौड़ने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको चोट लग सकती है, ज़्यादा चांसेस है कि एक्सरसाइज के दौरान आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति हार्ट पेशेंट है उसको अगर ब्लड थिनिंग मेडिकेशन चल रही है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेक्टिव गियर पहने, सर पर, घुटनों पर, एल्बोज पर पैड्स पहने, ताकि अगर चोट लगे तो वहाँ ब्लीडिंग ना हो। कई बार क्या होता है कि आप कोई एग्रेसिव एक्टिविटी कर रहे होते हो और सडनली आप गिर जाते हो, खासकर अगर सर के बल गिरते हो और आप ब्लड थिनर्स पे हो, तो ऐसे पेशेंट देखे गए हैं जिनको सीवियर ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, इस बात में संभालना मुश्किल पड़ता है, कई की जान भी चली जाती है। इसके अलावा घुटनों पर और एल्बो पर, ये सब जगहों पर भी गिरने पर चोट लगने का चांस और जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए प्रोटेक्टिव गियर का प्रॉपर प्रयोग करिए, इससे आपको चोट लगने पर, ब्लीडिंग होने से आप बच सकते हो और इनफैक्ट जॉइंट्स में इंजरीज होने का चांस भी कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी करने के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी तरह की इंजरीज, ब्रूजेस या एक्सरसाइज में अगर चोट लग जाए उसका विशेष ध्यान दीजिए। इसके लिए आपके पास प्रॉपर साधन होना चाहिए। यदि आपको अगर ब्लीडिंग हो जाए तो उसे प्रॉपर संभाल करके, रोक करके रखिए, क्योंकि काफ़ी चांसेस है कि नॉर्मल व्यक्ति के कंपैरिजन में आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। हर व्यक्ति जिसको ब्लड थिनर चल रहा है सबको ऐसा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको कौन सा ब्लड थिनिंग मेडिसिन चल रहा है, कितने डोज पर चल रहा है और आपकी बॉडी का कैसा रिस्पॉन्स है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि आपको ब्लीडिंग कितनी देर तक होगी और वो कंट्रोल होगी या नहीं होगी। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि अगर कोई चोट लगे या इंजरी हो, ब्लीडिंग चालू हो जाए तो प्रॉपर ध्यान रखें और उस दौरान प्रॉपर सावधानी से उसको हैंडल करें। अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर मटेरियल या गियर पहले से ही आपके पास रेडी हो तो ज़्यादा अच्छा है।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट एड का सामान और इंजरी में ब्लीडिंग को रोकने का सामान, पट्टी करने का सामान, ये सारी चीज़ें आपके पास हो काफ़ी ज़रूरी है। यदि आप किसी जिम में जा रहे हो या किसी साइकिलिंग वर्क के लिए भी जा रहे हो तो भी फर्स्ट एड का सामान आपके पास रहे तो अच्छा है। हालांकि कई बार इस सब चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, ज़्यादातर लोग इसका पालन नहीं करते हैं, लेकिन जब कभी भी इंजरी होती है तो उस समय फर्स्ट एड करने के लिए या ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपके पास कोई साधन अवेलेबल नहीं होता है। इनफैक्ट ज़्यादा जिम्स में भी नहीं होता है। तो आप अगर ऐसी किसी जगह पे है तो पर पहले पूछ लीजिए कि इस तरह का सामान आपके पास है या नहीं, और अगर नहीं हो तो आपके बैग में आप खुद के लिए ले जाएं तो कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। छोटा सा एक फर्स्ट एड किट अगर आप बना ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड थिनर्स पर जो लोग पेशेंट होते हैं उनको ज़रूरी है कि वो पानी ज़्यादा मात्रा में लें। यदि वो ज़्यादा मात्रा में पानी लेते हैं तो ब्लड का गाढ़ा पतला होना काफ़ी हद तक बैलेंस्ड रहता है। ब्लड थिनर्स पर पेशेंट्स का खून कई बार गाढ़ा पतला या फ्लक्चुएट करते रहता है दवाओं के डोजेस के हिसाब से और बीमारी के हिसाब से। तो यदि आप पानी ज़्यादा मात्रा में पीते हैं तो ब्लड का हाइड्रेशन और उसका जितना पतला या गाढ़ा होने का प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड रहता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग या क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अगला टिप और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़रूरी ये है कि आप प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल रखिए। बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा बार बार नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कंट्रोल में अगर वेरिएशन आता है तो इससे भी ब्लीडिंग या चोट लगने का चांस या क्लॉटिंग या ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें ब्लड की क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है। इसलिए जहाँ पर भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके पहले की जो टेम्परेचर्स है, उसके दौरान जो टेम्परेचर है और बाद का टेम्परेचर है वो लगभग स्टेबल होना चाहिए जब तक बॉडी कूल डाउन नहीं हो जाए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप धूप में से आए, सीवियर एक्सरसाइज करी, बहुत गर्म हो गई, तुरंत आप बाहर निकल गए किसी ठंडे वातावरण में चले गए, वहाँ बॉडी बहुत जल्दी कूल हो गई। तो ये सडन टेम्परेचर चेंजेस अगर होते हैं तो बॉडी को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आप जिम में भी अगर आ रहे हो तो प्रॉपर बॉडी को कवर करके आइए। धूप में या ठंड में जहाँ पे से अब आ रहे हो बॉडी को प्रॉपर कवर करिए। जिम में प्रॉपर वार्मिंग अप करिए, प्रॉपर कूल डाउन करिए, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद बाहर निकलिए, नहीं तो सडन टेम्परेचर चेंजेस से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा ज़रूरी है कि हर एक्सरसाइज से पहले और बाद में वार्मिंग अप और कूल डाउन ज़रूर करिए। ज़्यादातर लोग इस बात को इग्नोर करते हैं कि एक्सरसाइज से पहले 5-10 मिनट का स्ट्रेचिंग या वार्मिंग अप करना चाहिए ताकि बॉडी प्रॉपरली हीट हो जाए, और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद 10 मिनट तक एटलीस्ट कूल डाउन करना चाहिए ताकि बॉडी प्रॉपरली कूल डाउन हो जाए। यदि आप ये नहीं करते हैं तो जोड़ों में इंजरी होने का चांस, खिंचाव होने का चांस, मसल पेन होने का चांस, कट्स होने का चांस बढ़ जाता है। आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एक्सरसाइज से पहले आपकी बॉडी प्रॉपरली स्ट्रेच्ड आउट हो, प्रॉपर वार्मिंग अप हो, प्रॉपर कूल डाउन हो, ताकि टेम्परेचर चेंजेस बॉडी के बहुत ज़्यादा नहीं हो और मसल इंजरीज ना हो। मेडिकेशन के टाइमिंग से हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी यदि आपको ब्लड थिनर मेडिसिन अगर चल रही है तो इस मामले में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसका डोज आपने लिया है या नहीं लिया है। और अगर एक्सरसाइज करने के पहले आप अगर उसका डोज मिस कर सकते हो शॉर्ट एक्टिंग कोई मेडिसिन तो कर सकते हैं, लेकिन ब्लड थिनर मेडिसिन ज़्यादातर 24 से 48 घंटे पूरा कंटिन्यूस असर करती है, इसलिए मेडिसिन डोजेज या उसकी टाइमिंग से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि अगर डॉक्टर को सेफ लगता है तो आपकी ब्लड थिनर मेडिसिन को कम कर सकता है, पर इस मामले में प्रायोरिटी आपकी हार्ट की हेल्थ या आपकी ओवरऑल बीमारी को दिया जाएगा, ना कि आपकी एक्सरसाइज को। आपकी ओवरऑल सेफ्टी को, सब चीज़ों को ध्यान में रख के तभी आपकी दवाइयों को प्लान किया जाएगा या चेंज किया जाएगा। इसके अलावा कई बार लोग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, और ये डाइटरी सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स का कभी कभी आपके जो आप ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस ले रहे हो या जो आपकी बाकी दवाइयाँ उससे रिएक्शन होने का चांस रहता है। तो अगर आप सप्लीमेंट्स या पाउडर्स वगैरह इस तरह के ले भी रहे हैं तो वो प्रॉपर उसको जांच कर लीजिए कि क्या चीज़ें आप ले रहे हैं और उसका बॉडी पर या किडनी पर कोई विशेष इफेक्ट तो नहीं है। कई बार इस तरह की चीज़ें लेने से किडनी फेल हो सकता है, जिससे आपकी बॉडी की खून पतला करने की या गाढ़ा करने की दवाइयों की इफेक्ट बहुत चेंज हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों पर भी विशेष ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि जब रिएक्शन हो जाए या सडन ब्लीडिंग या क्लॉटिंग चालू हो जाए उसके बाद आपको पता चले कि जो आपने सप्लीमेंट्स लिए वो बॉडी में दवाइयों से रिएक्शन कर रहे थे। तो ये सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मत लीजिए, और अगर ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके तभी लें तो अच्छा है। इसके अलावा आपके जिम में और आपके घर पे सबको इस बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए कि इमरजेंसी अगर हो तो उसे कैसे मैनेज करना है, क्या क्या साधनों को प्रयोग करना है, अगर ब्लीडिंग हो तो उसे कैसे मैनेज करना है, और यदि कोई और प्रॉब्लम हो तो कब हॉस्पिटल में पेशेंट को पहुंचाना है। ये सारी ही चीज़ें आपको और आपके साथ एक्सरसाइज करने वाले कलीग्स को प्रॉपरली पता हो तो अच्छा है। इससे आपकी सेफ्टी कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज करना है और वो खून पतला करने की दवा पर है तो उसे क्या क्या प्रिकॉशन रखना है। आपके लिए टेक होम मैसेज इस मामले में ये है कि यदि आप ब्लड थिनिंग मेडिकेशन पे हो तो एक तो बहुत अग्रेसिव स्पोर्ट्स मत करिए, चोट लगे ऐसी चीज़ों में मत करिए। बॉडी को प्रॉपर एक्सरसाइज के जो रूल्स है, प्रॉपर वार्मिंग अप करना है, कूल डाउन करना है, उस पर ध्यान दीजिए।
बहुत अग्रेसिव एक्टिविटीज़ मत करिए, दवा को टाइम टू टाइम लेते रहिए, और यदि कोई इमरजेंसी हो तो उसमें ब्लीडिंग को कैसे मैनेज करना है उसके मामले में प्रॉपर ध्यान रखिए। कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स वगैरह आप ले रहे हो तो उसको ध्यान से लीजिए, पूछ के लीजिए, और बॉडी के टेम्परेचर और पानी के लेवल्स को प्रॉपरली मेंटेन करिए। ये आज के टॉपिक का टेक होम मैसेज है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। हार्ट पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने के दौरान क्या क्या प्रिकॉशन करने हैं वो वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, ज़रूर चेकआउट करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको इसके अलावा भी मिलेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़े और वो गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए।